जाएगा जब क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं उसे दूसरा तरीके से समझाने का प्रयास कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन से। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते चलेगा, ऑप्शन से भी साथ में मिलाते चलना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पे कह रहा है कि 0.6 पर रेकरिंग को भिन्न में बदले। 0.6 जब दशमलव के राइट साइड में इस प्रकार का चिन्ह हो या एक पॉइंट का चिन्ह हो तो उसे रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग के मतलब होता है जब अशांत संख्या हो, मतलब जो बार बार दशमलव के बाद अनंत तक रिपीट हो, उसको रोकने के लिए ही रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही रेकरिंग हटाएंगे तो ये दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा और जितना अंक पर रेकरिंग है उतना बटा में 9 चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/9, या काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए भिन्न के रूप में 2/3। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। 60 एवं 54 का लसा क्या है? अब लसा तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन गुना के रूप में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकाल लेते हैं। 60 54 का एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभाज्य फैक्टर में तोड़ दिया जाए। तो 60 को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना के रूप में तोड़ें? तो बोलिए कि सर सिंपल तरीका है, आप 60 को तोड़ सकते हैं 5 5 चौका 20 तिया 60। इसको तोड़ सकते हैं आप 27 दूनी 54। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम बड़ा वाला फैक्टर को गुना कर दीजिए। तो सबसे बड़ा कितना है? 27, एक और दूसरा है 4 और तीसरा कितना है? 5। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए गुना करिएगा तो 27 गुना 4 गुना 5, 4 5 20, 27 गुना 20 करे 27 दूनी 54, 540 आएगा। अब आप ऑप्शन से मिला लीजिए कि किसको गुना करने के बाद 540 आ रहा है। तो बोलिए कि सर हमारा ऑप्शन बी है जो गुना करने के बाद 540 आ रहा है। 9 6 54, 54 गुना 10 करेंगे तो आएगा 540, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। टाइम बार का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। इस बार का क्वेश्चन पिछला बार के एग्जाम से पूछने लगा है। पहले आप जो बुक आप पढ़ते हैं उसमें देखिए तो आपको नहीं मिला। तो आइए सिंपल तरीका से मैं बताता हूँ। ए और बी एक साथ काम को 1.2 दिन में कर सकता है। एगो ए है एगो बी है, और ए प्लस बी जब दोनों मिल गया है तो 1.2 दिन ले रहा है। आगे हालांकि ए अकेले आधा काम 1.2 दिन में ही पूरा काम कर रहा है, पूरा काम अपने आप में एक होता है। ए अकेले आधा काम करता है और छोड़ देता है, उसके बाद बी तो बाकी बचे काम को बी अकेले पूरा करता है। तो ए आधा किया तो बी के लिए तो आधा ही बचा होगा। अब कहता है इस तरह काम पूरा करने में 2.5 दिन लग गए, मतलब 2.5 दिन लग गया, 2.5 दिन लग गया, लेकिन काम कितना दिन किया है ये पता नहीं है। तो पूछ रहा है कि यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो, मतलब बी की क्षमता अधिक हो, तो बोल रहा है बताइए कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कर देगा, मतलब पूरा काम। सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। यदि आप बुक के नियम से लिए तो बहुत लंबा होगा, द्विघात समीकरण में बैठेगा एक आध पेज में, तब जाके मान निकलेगा, फिर आपको यहाँ मान रखना होगा तब आएगा, बहुत लंबा आंसर। सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। बी का निकालना है तो बी का टी मान लेते हैं कि आधा काम करने में टी दिन, तो निश्चित रूप से पूरा लगा है 2.5 दिन, तो ये आधा काम करने में टी दिन, तो ये लेगा 2.5 माइनस टी दिन, क्योंकि पूरा 2.5 दिन है। अब हम सब जानते हैं ये हो गया समय। टाइम बार का वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें बताया है क्षमता। तो क्षमता निकालेंगे, क्षमता समय का उल्टा होता है, उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/2.5 माइनस टी प्लस 1/t, इधर बराबर 1/1.2। क्योंकि हम समय को बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों के क्षमता को जोड़ के बराबर कर सकते हैं। अब इसको हल करिए तो बहुत लंबा जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि टी का ऐसा मान रखिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो देखिए तो लास्ट में यहाँ परिणाम 1.2 आया है, तो निश्चित रूप से टी का मान 1 या 2 ऐसा ही कुछ होगा। तो टी का मान सबसे पहले हम 1 रख के पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब टी का मान यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ पर यहाँ पर उल्टेगा तो यहाँ साथ ही साथ 1/2 है, तो एक काम रहता है तो 1 बटा होता है। यहाँ चूंकि साथ में 2 भी है तो यहाँ आपको 2 भी साथ में लेना पड़ेगा, यहाँ 2t हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, हम टी का मान 1 पुट कर रहे हैं, 1 रखेंगे तो 2.5 में से 1 जाएगा 1.5, 1.5 दूनी 3, 1/3 आ गया।
देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 1/3 प्लस यहाँ 1 रखेंगे टी का मान तो 1/2, इसको हल करेंगे तो एलसीएम 6, 2 इधर 3 इधर कितना आ जाएगा 5, 5/6 को काटेंगे तो नीचे में 1.2 आ ही जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब कंफर्म है कि टी का मान 1 होगा। सेटिस्फाइड नहीं होता तो और कुछ रखते हैं सामान जो सेटिस्फाइड, वो सोच के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा इसका। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछला वर्ष स्टार्ट ही किया गया है पूछने के लिए। तो टी का मान जब 1 हो गया तो बोल रहा है कि बी पूरा काम कितना दिन में, तो ये तो टी आधा काम करने में न लिया था, यानी हम सोच सकते हैं कि आधा काम करने में ले रहा है कै दिन, 1 दिन, 1 दिन। तो इसलिए एक काम करने में तो बोले तिरछा गुना हो जाएगा, कै दिन, 2 दिन। यही तो पूछ रहा है कि एक पूरा काम करने में अकेले भी कै दिन, तो हम लोग का आंसर आया 2 दिन। 2 दिन आपका ऑप्शन से मिलाइए, आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 2.0 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो ऑप्शन से आइए, 12 से विभाजित होने का मतलब है 3 से विभाजित होना और 4 से विभाजित होना। 12 से विभाजित होने का मतलब 3 और 4 दोनों से भी, आप विभाजता का नियम समझिए। 4 से विभाजता का नियम है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, तो आप ऑप्शन देखिए। बोले कि सर ये तो सभ्य ऑप्शन में अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, इसका मतलब सब 4 से कट रहा है, तो कंफर्म है क्या ऑप्शन 3 से कटेगा। तो 3 से विभाजता का नियम है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। पहला ऑप्शन में 8 3 11, 11 5 16, 16 और 8 24, 8 3 11, 11 5 16 8 24, यही तो 3 से कट रहा है। तो ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी हमारा आंसर ये होगा। और आप मिला सकते हैं, नहीं कटेगा 3 से। 9 3 12, 12 5 17, 17 और 8, तो फिर तो 17 8 25 हो गया, नहीं कटेगा। 7 3 10 5 15, 15 8 23, नहीं कटेगा। 6 3 9 5 14, 14 और 8 22, नहीं कटेगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका कितना लिखा है 83,508, यही वाला है जो 4 से भी कट रहा है एंड 3 से भी कट रहा है, तभी तो 12 से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। करा कंपनी 122 द्वारा 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन की मात्रा दी गई है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष 2000 और 2004 में कंपनी 122 के कुल उत्पादन में कितना अंतर था। वर्ष 2000 और 2004 में, 2000 और 2004 में कंपनी 122 के कुल उत्पादन में कितना अंतर था। तब बोलिए कि सर 2000 में और 2004 में, 2004 में, 2000 और 2004 में, तब 2000 में 122 का कुल उत्पादन कितना होगा। तो 2000 में है 122 का मिला के कितना, आपको x और y के कुल उत्पादन में अंतर बोल रहा है, x और y के कुल उत्पादन में अंतर। तो 2000 में x कितना है, तो 2000 में x है आपको 40 और y भी कितना है 40, और 2004 में x 60 है और y भी कितना है 60। तब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि 2000-2004 में कंपनी x और y के कुल उत्पादन में अंतर, तो यहाँ पे हो गया x और y का यहाँ जोड़ के 80 2000 में, और 2004 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 60 कितना 120। आप सोचिए कि 2000 में x एंड y मिला के 80, 2004 में x एंड y मिला के 120, तो अंतर कितना के, तो 40 के अंतर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ शुरू में बोल दिया है कि उत्पादन की मात्रा को लाख टन में दर्शाया गया है, तो लाख टन में दर्शाया गया है, तो यहाँ पे लाख टन में तो यहाँ पे 80 दिया हुआ था, तो 80, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 40 लाख टन। तो लाख बनाने के लिए 1 2 3 4 5 टन, तो 40 लाख टन। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो बोले सर ऐसा ऑप्शन तो सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। लकड़ी का एक टोकरी जो 1.8 मीटर लंबा, लंबाई दिया हुआ है कितना 1.8 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, और 1.2 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के घन से भरा हुआ है, मतलब वो टोकरी में लोहा का घन भरा हुआ है जो 6 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सेम ही होगा, मतलब घन का भुजा तो सेम ही होगा, तो सबका 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे की घनों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, घन के मतलब ठोस जो आकृति होता है वो आयतन होता है, तो कभी भी संख्या पूछेगा तो सबसे सिंपल तरीका है
बड़ा का आयतन, तो बड़ा टोकरी है तो टोकरी का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो टोकरी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे तो घनाभ हो जाएगा, लेकिन चूंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बदलने चलिए 1.8 मीटर को 100 से गुना करिए तो 180 सेंटीमीटर, यहाँ 150 सेंटीमीटर, यहाँ 120 सेंटीमीटर। ये हो गया टोकरी का आयतन बटा घन का आयतन था। बोले सर घन का तो सबका 6 ही है, चूंकि चौड़ाई 6 है तो 6 गुना 6 और गुना 6। अब काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 तिया 18 30 बार में, 6 से काटेंगे 25 6 का 150, 6 से काटेंगे तो 20 6 के 20 80। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, देखिए गुना करते हैं 25 तिया 75, 75 दूनी 150, इस पर 2 शून्य और बैठ जाएगा, यानी हम लोग को होना चाहिए कि टोकरी में रखे घनों की संख्या 15,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मिलाइएगा। एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात, चेयर और मेज की संख्या का अनुपात कितना है? तो बोल रहा है 9:7 है। अब कहता है यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक हो, अधिक या कम का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ 42 अधिक, यहाँ कितना अधिक 2 अधिक, अधिक की तुलना अधिक से, अंतर की तुलना अंतर से, तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या तो 9 से गुना, काटिए 2 से 21 दूनी 42, 21 नमा 189, यानी ऑफिस में कुर्सियों की संख्या 189, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24, मिलाइएगा। क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। सनी और पौला, नाम थोड़ा डिफरेंट है। सनी और पौला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पौला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। सनी एंड पौला कई घंटा में? 12 घंटा में, जबकि पौला अकेले इसी काम को 18 घंटा में, पौला अकेले इसी काम को 18 घंटे पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जेन जो अकेले उसी काम को 45 घंटे में, एक अन्य व्यक्ति और आ गया जेन जो अकेले 45 घंटे। फिर से सन्नी पौला 12 घंटा में, पौला अकेले 18 घंटा में, जबकि जेन अकेले 45 घंटा में कर सकता है। उसी काम को पूरा करने में सन्नी और जेन कितने घंटे में? सन्नी और जेन, तो सन्नी का रेशियो निकालना पड़ेगा, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये तो समय है, समय को उल्टा क्या होता है? क्षमता, क्षमता, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1/12, 1/18, 1/45, यानी हम लोग का यहाँ पे एलसीएम 180 हो जाएगा। जल्दी से निकालना है तो एलसीएम आपका हो जाएगा 180, तो 180 12 से 15 बार में, 18 से 10 बार में और 45 से 4 बार में। रेशियो बस क्षमता निकल गया। अब क्या है? सिंपल है, सन्नी और पौला का क्षमता 15 है, जिसमें पौला का 10 है और जेन तो अकेले 4 है। तो सन्नी और पौला में पौला का यदि 10 है तो निश्चित रूप से सन्नी का कितना होगा? 5। तब बोलिए कि सर सन्नी का 5 हो गया। तो किसी एक को टाइमर का नियम क्या है? जो दिया हुआ जो ज्ञात करना है, राइट। तो 15 की क्षमता से 12, 180, या 10 की क्षमता से 18, कोई लेके चलिए 180। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सन्नी और जेन। तो सन्नी का क्षमता हम लोग 5 निकाले हैं, जेन का क्षमता 4, 5 4 9, 9 के क्षमता से घंटा दे है तो टी कई घंटा में? टी घंटा में, 9 दूनी 18, हम लोग का आंसर आ गया 20 घंटे में सन्नी और जेन मिलके काम को कर देगा। समझ में आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये बड़ा ही सिंपल तरीका दिया है। बोल रहा है √45 प्लस √20 का मान एक दिया हुआ है, क्या? 11.180। तो पूछ रहा है बताइए, क्या बताइए? तो √180 प्लस 4√5 इतना बराबर भाग, मतलब इसका मान निकालना है। सिंपल तरीका अपनाते हैं इसको 45 के रूप में। इसको हम 180 को लिख सकते हैं 45 गुना 4, देखिए 4 गुना 45 इसको लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2। अब समझिएगा इसको, ये 4 रूट में है, बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, अंदर में बचेगा √45। बाहर में ही 4 है, एगो 2 को जब अंदर भेजेंगे तो 4 बन जाएगा, तो प्लस एगो 2 बाहर में रहेगा तो 2 √4 और 5 पहले से 5 चौका 20। समझ में आया होगा? 4 को 2 दूनी 4, एक जब 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 बनता है, तो 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4, यहाँ 4 निकालना पड़ा तो 2 बन गया, यहाँ 2 को अंदर करना पड़ा, क्यों? ताकि ऊपर वाला के रूप में बैठ जाए।
देखिए बैठ गया अभी। अब यहाँ से हम लोग जब 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा √45 प्लस √20, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 गुना √45 प्लस √20 का मान दिया हुआ है 11.180। इसको गुना करेंगे 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। आपका आंसर होगा 22.360। 22.360 आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है विकल्पों में अनुपस्थित, क्वेश्चन को देखिए, संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। सिंपल है, कितना लिखा हुआ है, 11 है, 20 है, 27 है, 36 है, 43 है, फिर डबल वाट है, आपको दिख ही रहा है। वाट के बाद क्या है, तो वाट के बाद 68 है और 75 है। तो यही पूछ रहा है कि वाट के स्थान पर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, यहां से शुरू करते हैं, कितना बढ़ रहा है, तो बोले सर 9 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, तो बोले 7 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। पहले 9 फिर 7 फिर 9 फिर 7। तो हम लोग भी पहले 9 बढ़ाएंगे, फिर जितना आएगा उसमें 7 बढ़ाएंगे। तो सोचे कि 43 में 9 बढ़ाएंगे, तो बोलिए कि सर 43 में 9 बढ़ाएंगे तो एगो तो 52 हो जाएगा, और फिर 52 में 7 बढ़ाएंगे तो वो तो 59 हो जाएगा। हम लोग का आंसर हो गया 52 एंड 59। 52 एंड 59 ऑप्शन से मिला ये 52 59, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रकार का क्वेश्चन आगे भी आपको सेट में जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एक और बनाइएगा। तो नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी, देखिए एक वृत्त इस प्रकार से फिगर बना हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर भी बना दिया हूँ। एक इस वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाला है जीवा ए बी है, जो आगे बढ़ने पर एक स्पर्श रेखा ई और डी है, यहाँ पर डी पर मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को डी बिंदु तक स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बढ़ाया गया। यदि ए बी 24 है, ए बी यहाँ से यहाँ क्या है 24, ए बी 24 है, ए बी 24 है और डी 9 है, डी मतलब ये वाला 9 है। तो पूछ रहा है बी डी की लंबाई, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो आपको बताते हैं, ध्यान रखना, ही आपको थ्योरी में ही पढ़ना है कि जब कोई वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा, जीवा को आगे बढ़ाने तो ये प्रतिच्छेदी रेखा ये वृत्त को काट रहा है, और एक स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर मिलता है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग यानी ईडी स्क्वायर बराबर होता है, देखिएगा यहाँ एडी गुना बीडी। ध्यान रखिएगा, आगे भी आएगा। जब कोई स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेद रेखा एक दूसरे बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ईडी स्क्वायर बराबर होता है ए बी और गुना बीडी, ए बी और गुना बीडी, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सॉरी ए बी नहीं ए डी और गुना बी डी, ए डी गुना बी डी। तो हो जाएगा आपका ई डी स्क्वायर, ई डी कितना है 9, 9 के स्क्वायर बराबर ए डी। तो बोलिए कि सर ए बी 24 है, ए डी तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा, 24 प्लस एक्स, और बी डी कितना है, तो बी डी एक्स है। तो वही बी डी का तो मान पूछ रहा। तो इसको हल करने से अच्छा है कि एक्स का ऐसा मान रखिए ना कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। बोले वो कैसे, क्योंकि ई वाला देखे कितना आ रहा है 81, इधर में बराबर कितना है 24 प्लस एक्स इंटू एक्स। तो एक्स का क्या मान रखा जाए कि 81 आ जाए। तो बोले 27 दिया 81 होबे करता है सर, यहाँ 3 रख देते हैं, 24 3 27, 27 दिया 81, यानी हम लोग का एक्स का मान आया 3, और जो एक्स का मान आया वही तो बी डी का मान हुआ, यानी हम लोग का आंसर हुआ 3, और आपका आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एक समवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3, बड़ा ही समझने लायक क्वेश्चन है। एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या जो है ऊंचाई का, उसके ऊंचाई का 1/3, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 है तो इसको 3 मान लेते हैं। ऊंचाई का 1/3 मतलब ये 1, तो ये कितना 3। अब कहता है इसके शीर्ष की ऊंचाई का 1/3 का आयतन और उसके गोलार्ध का आयतन बराबर है। अब समझिएगा, एक गोलार्ध भी है जिसका आयतन बराबर है, यहाँ उसके गोलार्ध लिख दिया, लेकिन ये गोलार्ध अलग से होगा, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों का त्रिज्या का अनुपात, जब दोनों के त्रिज्या का अनुपात पूछने का अर्थ क्या है कि दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। तो एक अलग से गोलार्ध है जिसका त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। लेकिन जब ऐसा स्थिति है तब तो बोले कि सर इसको तो आर मानना पड़ेगा, लेकिन इसको आर मानेगा तो इसका ऊंचाई को 3r मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई का 1/3 त्रिज्या है,
तो क्वेश्चन कह रहा है शंकु की त्रिज्या गोलार्ध त्रिज्या का, तो चलिए लेके चलते हैं फिर से। एक समवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या त्रिज्या शीर्ष का 1/3 मतलब ये r, तो ये 3r और का आयतन और इसके गोलार्ध के आयतन बराबर है, तो आयतन बराबर है तो आयतन लेके चल दीजिए। जैसे ही शंकु आया, कोई भी ठोस आकृति आया तो माइंड में उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए। तो आयतन तो बोले सर इसका तो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, r तो r ही है लेकिन h कितना है तो 3r पाई r स्क्वायर एच बराबर इसका आयतन कितना होता है, गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर। अब चलिए कट रहा है, काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इधर बच जाएगा 3r क्यूब, इधर बच जाएगा 2 कैपिटल r क्यूब। क्लियर है। तो इसलिए हम सब जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोफिशिएंट उलट जाता है, तो r क्यूब अनुपात r क्यूब तो हो जाएगा 2:3, 2:3। तो इसलिए हम लोग को तो सिर्फ त्रिज्या का रेशियो निकालना है, r अनुपात r। तो बोले सर r क्यूब का मान 2 है तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2। और यहाँ पर इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3, यानी हम लोग का आंसर होगा कि दोनों के त्रिज्या का अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2। यही तो पूछ रहा हम लोग से कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्याओं का अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कैलकुलेशन के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है कि जोड़ घटाव गुना भाग आपसे बन ही जाएगा, निश्चित रूप से जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रैकेट का काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कैलकुलेशन में पहले का के पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाव होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे -27 -13, तो -27 -13 तो बचेगा बोले सर -14। क्लियर है। अब 14 से 56 में भाग देंगे, 14 चौके 56, लेकिन ये माइनस के कारण -4 हो जाएगा, क्योंकि भागा दीजिए तो नीचे माइनस रहे या ऊपर माइनस ही होगा। अब जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे, अभी ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ब्रैकेट वाला काम होगा। यहाँ देखिए पहले गुना होगा, 5 चौका 20 -20 माइनस माइनस +6, अब -20 +6 तो -14। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये -14 है लेकिन यहाँ पे भाग है तो पहले भाग लगेगा, उधर तो -4 हो गया, तो भाग लगने से पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं ब्रैकेट में। 25 और 33 -8, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तो बोले सर प्लस, तो 20 और 8 28, 28 प्लस में, और यहाँ देखिए 14 माइनस में, 14 से भागा देंगे 28 में तो आएगा तो 2, लेकिन माइनस के कारण -2, ई वाला -2 ई वाला -4 मिला के हो जाएगा -6। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, आपका आंसर होगा -6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सिंपल है, इसको तो ऑप्शन से बना लेना है, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी ब्रैकेट पड़ गया है लेकिन ऐसा नहीं होगा, सीधा ये जैसे लिखा हुआ ऐसे इसी प्रकार से सही होगा। तो आइए पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए में है प्लस भागा भागा, तो देखते हैं प्लस भागा भागा करके क्या बराबर में 10 आएगा, मतलब यहाँ प्लस यहाँ भागा यहाँ भागा, तो प्लस करेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, अब 20 में भागा 25 करेंगे, फिर उसमें भागा 10 करेंगे तब तो नीचे ज्यादा आएगा, कभी 10 आएगा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, गुना प्लस गुना गुना प्लस, तो गुना करेंगे तो 10 गुना 10 100, आप फिर आइए फिर गुना 25 और फिर प्लस 10, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 से बराबर में हमें 10 लाना है। तीसरा ऑप्शन माइनस गुना प्लस, माइनस करेंगे 10 में से 10 गया 0, 0 को गुना 25 से करेंगे तो 0, आप प्लस 10 करेंगे 0 + 10, यानी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा सी, कौन वाला, माइनस गुना प्लस। आप रख सकते हैं माइनस गुना प्लस, देखिए -10 में से 10 गया 0, 0 गुना 25 0 और 0 + 10 10, यानी हम लोग का आंसर, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको पूरा इस बुक का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने 15-15 का ही बनाया है, मैं 5-5 करके बढ़ाते जाऊंगा। आपका सहयोग रहेगा, आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा, आपको अच्छा लग रहा है तो। और नए विद्यार्थी हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा।